हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ प्रीति और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पिछला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसी से निकली हुई एक विशेषता थी प्रस्तावना, जिसको हमारे सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है। तो हम देखेंगे हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसका जो प्रस्तावना है वो सिलेबस में 2-3 टाइप से डिफाइन कर रखी है, राइट। उस जो बेसिक प्रस्तावना है उसको घोषणात्मक भाग, उद्देश्यात्मक भाग और वितरणात्मक भाग 3 भागों में बांट रखा है। पहले हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे प्रस्तावना के, फिर उसके बाद में हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पूरी प्रस्तावना की, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी से क्या आशय है, पंथ निरपेक्षता क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब पढ़ेंगे, राइट। तो पहले हम देखते हैं बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रस्तावना है क्या, ये तो हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें भी देखा था और बेसिकली हमने समझ लिया था कि जो प्रस्तावना है जैसे हमारी बुक का इंडेक्स होता है उसी प्रकार हमारे संविधान में स्टार्टिंग में पूरा सार लिखा गया है संविधान का, उसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, राइट। जैसे मूवी एक ब्रॉड 3 घंटे, लगभग 3 घंटे ड्यूरेशन वाला एक चलचित्र है, उसका शॉर्ट फॉर्म ट्रेलर बना दिया जाता है, राइट। वैसे ही हमारे संविधान में संविधान की संक्षिप्त में व्याख्या प्रस्तावना है। अब हम प्रस्तावना के बेसिक फैक्ट्स की जानकारी लेंगे। क्या है ये हमने पिछली क्लास में ही समझ लिया था, राइट। अब हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का संक्षिप्त रूप है, एक टाइप से संक्षिप्तीकरण है, एसेंस है, तो उसको संविधान का सार बोल दिया जाता है, साथ ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, राइट। ये हमने समझ लिया था, लास्ट क्लास में हमारा हो गया था, बेसिक नॉलेज हमने आज ले लिया, राइट। अब हम देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मूल आधार क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव को माना गया है। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, राइट। ये पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और फिर संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। इसमें बेसिक जो उद्देश्य थे हमारे संविधान के उनको डिफाइन किया गया है, राइट। तो मूल आधार हमारा उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे जो पूरे वैश्विक स्तर पे हम देखें तो प्रस्तावना सबसे पहले कौन से संविधान में ऐड की गई थी, राइट। तो जो पहला संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान था जिसमें प्रस्तावना को ऐड किया गया था। हमने जो प्रस्तावना हमारे संविधान में ऐड की है वो है, हमें प्रेरणा मिली थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद में हमने जो बेसिक लैंग्वेज ली है, ये जो लिखा हम भारत के लोग करके पूरी जो लैंग्वेज हमने अडॉप्ट की है वो यूएन चार्टर से अडॉप्ट की है, राइट। इस प्रकार बेसिक फैक्ट्स हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड कंप्लीट हुए। अब हम जो प्रस्तावना की बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। देखिए प्रस्तावना को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है घोषणात्मक भाग, डिक्लेरेटिव पार्ट, दूसरा है उद्देश्य भाग और तीसरा है वितरणात्मक भाग। ध्यान रखिएगा बुक में ये विवरणात्मक दे रखा है तो ये वितरणात्मक है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट। तो पहला पार्ट है घोषणात्मक भाग। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हम भारत के लोग, ये जो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं जो ये प्रस्तावना हम देख रहे हैं ये 42वें संविधान संशोधन में चेंजेस किए जाने के बाद की प्रस्तावना है और इसमें 3 वर्ड्स नए जोड़े गए थे। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें 3 वर्ड नए जोड़े गए थे। वो एक था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष
और तीसरा जो वर्ड था वो था अखंडता। ये 3 वर्ड नए जोड़े गए थे। पहले जो हमारी जो प्रस्तावना थी, जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पे जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें एक तो ये संपूर्ण वर्ड नहीं था, उसके अलावा जो ये 3 वर्ड के अलावा जो प्रस्तावना, पुरानी वाली प्रस्तावना उस तत्कालीन समय में रखी गई थी, राइट। तो हम जो अभी देख रहे हैं वो 42वें संविधान संशोधन के तहत संशोधित प्रस्तावना का रूप है। अब हम पहला पार्ट देखते हैं। पहला है घोषणात्मक भाग, राइट। तो घोषणात्मक भाग से मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है वो भारतीय जनता के द्वारा लिखा गया है। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो संविधान सभा है उसने संविधान का निर्माण किया है, राइट। तो संविधान सभा से ऐसे भारत की जनता हो गई, क्योंकि जनता के ही प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। तो घोषणात्मक भाग में आ गया हम भारत के लोग, कि भारत के लोगों ने ये प्रस्तावना और संविधान लिखा है और फिर उन्हीं के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है, राइट। अब दूसरा भाग है वो है उद्देश्य भाग। जो सेकंड पार्ट है वो है उद्देश्य भाग। तो उद्देश्य भाग में हमें ये देखना है कि उन सब टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर रखा है हमारी प्रस्तावना में जो हमारे संविधान के उद्देश्य जाहिर करने के लिए इम्पोर्टेंट थे, राइट। तो उसमें हो गया उद्देश्यात्मक भाग में हम ये पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, समाजवादी का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है, राइट। तो हम पहला देखेंगे उद्देश्य भाग में कि ये हमारी जो कंट्री है उसको गवर्न करने के बेसिक उद्देश्य हैं। उनमें पहला हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, राइट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी उसमें भी हम ये देख चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि हमारे जो आंतरिक और विदेशी मामले होंगे उनमें बाह्य सत्ता का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब कहने का ये है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो हमारे आंतरिक मामलों से रिलेटेड हो या फिर हमारी जो बाह्य फॉरेन पॉलिसी हो, उसको गवर्न करने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उनके लिए प्योरली रेस्पॉन्सिबल हमारी कंट्री, हमारी सरकार और हमारी जनता रहेगी, राइट। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हम समझ ही गए। फिर दूसरा है समाजवादी। दूसरा उद्देश्य हमारा रहा एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना। देखिए, समाजवाद का मतलब ये है कि हमारे समाज में जो धनी वर्ग और निर्धन वर्ग है उसके बीच में जो खाई है उसको पाटना। समाजवाद से मतलब ये है कि जो भी संसाधन हैं उनको उनकी आपूर्ति सब तक होनी चाहिए, देश की पूरी जनता का उस पर अधिकार है, राइट। तो पहली बात तो ये कि ये जो समाजवादी वर्ड है वो 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में जोड़ा गया था, राइट। और फिर समाजवाद मतलब समाजवाद का कार्य बेसिकली ये समाजवादी अवधारणा। भैया उद्देश्य भाग का हमारा सेकंड जो उद्देश्य है संविधान का वो है समाजवादी समाज की स्थापना करना, राइट। तो पहली बात ये है कि 42वें संविधान संशोधन में इसको हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और साथ ही समाजवादी व्यवस्था का मतलब ये है कि समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्लस आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास राज्य करेगा। राज्य द्वारा आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, राइट। आर्थिक विषमता से मतलब ये है कि एक वर्ग होगा है हमारे समाज में जिसके पास बहुत पैसा है, एक अत्यंत निर्धन है। तो धनी और निर्धन के बीच की जो खाई है उसको पाटने का प्रयास राज्य करेगा, राइट। अब हमारा जो समाजवाद है
वो यूरोपियन समाजवाद, यूएसएसआर का और यूरोपियन समाजवाद है उससे डिफरेंट है, राइट। क्योंकि यूरोपियन समाजवाद है वो ये बोलता है कि राज्य में प्राइवेट फील्ड का वो एक टाइप से खंडन करता है, जबकि हमारा समाजवाद है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे बल देता है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे बल देता है और यहाँ सरकारी और जो निजी क्षेत्र है उन दोनों में समन्वय के साथ में काम किया जाता है, राइट। फिर हम ये हो गया हमारी समाजवादी जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। फिर इसके बाद में हम अगला देखते हैं पंथ निरपेक्ष। ये भी हमारे संविधान की जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी उनमें था। तीसरा उद्देश्य पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हमारे संविधान में जोड़ा गया था, राइट। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्षता से आशय ये है कि जो स्टेट होगा, स्टेट का मतलब सरकार, केंद्र से ही है मेरा, तो स्टेट होगा वो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य नहीं करेगा। स्टेट का ना कोई अलग से धर्म होगा और ना ही वो धर्म विरोधी गतिविधि संपन्न करवाएगा, राइट। साथ में स्टेट का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, प्लस नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में भी किया गया है, राइट। आर्टिकल 25 to 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान हमारे संविधान में भी किया गया है। फिर इसके साथ ही ये जो पंथ निरपेक्ष जो विशेषता है ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसमें भी शामिल किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर डेफिनेशन और उसका जो विस्तार है वो हम आगे की क्लास में देख लेंगे, राइट। तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अगले उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्रात्मक से आशय ये है कि अब्राहम लिंकन की जो हम डेफिनेशन स्टार्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, वही लोकतंत्र है, राइट। तो हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र हमारा कंट्री है वो एक लोकतंत्र होगा। ये प्रस्तावना में घोषणा कर दी गई, साथ में हमारा जो संविधान है उसमें भी कई बंदों में डाला गया है। तो लोकतंत्र दो टाइप से गवर्न हो सकता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकार है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार डायरेक्ट जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनी जाती है, राइट। जनता को जो वोटिंग राइट दिया गया है वो अपना जो राज्याध्यक्ष होगा, चीफ ऑफ स्टेट होगा, उसको डायरेक्ट वोट करके चुनेंगे, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें इनडायरेक्टली जनता के थ्रू राज्याध्यक्ष चुना जाता है। हमारा जो स्टेट है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल आप स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, राइट। हमारा इंडिया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति चुनने के लिए जनता का डायरेक्ट इलेक्शन करवाना, जनता से डायरेक्ट मतदान करवाना फिजिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जनता राष्ट्रपति को चुनती है। जैसे कि हम अपने यहाँ से विधायक और सांसद चुन के भेजते हैं, ये अपने प्रतिनिधि हैं जो कि राष्ट्रपति को चुनेंगे, राइट। तो हमारा जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, इनडायरेक्ट चुना जाता है, राइट। फिर अगला उद्देश्य है वो गणराज्य की स्थापना करना। गणराज्य ये एक लोकतंत्र का ही अगला स्टेप है, राइट। तो इसमें क्या है कि गणराज्य में जो चीफ ऑफ स्टेट होगा, जो राज्याध्यक्ष होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, उसको जनता चुनेगी, ये वंशानुगत नहीं होगा।
वंशानुगत नहीं होगा। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं यूके भले ही लोकतंत्र है, प्लस लोकतंत्र की शुरुआत ही वहीं से हुई, पर वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि उनका जो चीफ ऑफ स्टेट माना जाता है, क्राउन है जो, तो उसमें वो 1 by 1 वंशानुगत रूप से उसमें चुने जाते हैं। हमारा जो कंट्री है वो गणराज्य का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जो राज्याध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होके जनता में से ही चुना जाता है, राइट। फिर हम ये देख लिया हमने उद्देश्य भाग, प्रस्तावना का उद्देश्य भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं प्रस्तावना के डिवीजन में, वो है वितरणात्मक भाग। वितरणात्मक भाग नाम से ही जाहिर है कि राज्य द्वारा जनता को क्या क्या वितरित किया जा सकता है, एक टाइप से, है ना। तो वितरणात्मक भाग में हम देखेंगे हमें किस किस प्रकार की न्याय का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, समता, फिर बंधुता, इन सब के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे, राइट। चलो, पहला जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपकी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की बताई गई है। तो न्याय बेसिकली हमारी प्रस्तावना में 3 टाइप की न्याय का उल्लेख किया गया है। एक है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब इनको हम ब्रॉड में पढ़ेंगे, राइट।